गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप लोगों का स्वागत करती हूं। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने काफ़ी कुछ अब तक कवर कर लिया है और अब काफ़ी छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके बचे हैं, जैसे आप इस चैप्टर का भी मान सकते हो और ओवरऑल ग्रामर का भी मान सकते हो। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो छोटे छोटे अब टॉपिक्स बचे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इनमें से पता भी नहीं चलता कि कब एग्ज़ाम्स में एरर अप्रोच हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट माना जाता है, तो उसके आप सभी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें। इज़ इट क्लियर? और एक क्वेरी मेरे पास आई थी कि मैम आपने कहा था कि आप एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम लेंगे, तो हमें कहाँ तक की एक्सरसाइजेस करनी है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मैं हर चीज़ कवर अप कराती जाऊँ, आपको उन सबकी एक्सरसाइज करके रख लेनी है। मैंने काफ़ी हद तक ये चैप्टर आपको करा दिया है, काफ़ी हद तक। तो जहाँ तक मैंने करा दिया है, जो जो टॉपिक मेरे कवर होते जा रहे हैं, आपको उन सभी की एक्सरसाइज खुद की तरफ से अप टू डेट रखनी है। देखिए दोस्तों, आपने अगर वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वो आप पहले ही कर दो, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो दोस्तों, मैं आज का टॉपिक आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो पहले तो है इंट्रोडक्शन। देखो, इंग्लिश के अंदर किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन देने के लिए, जैसे कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं होती कि इसे क्या कहते हैं, तो हम सामने वाले से पूछते हैं भाई ये चीज़ क्या है, तो वो सामने वाला हमें उसके बारे में बताता है कि भाई ये चीज़ है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये एसी है, ये फ्रिज है, ये कूलर है। तो वो बताता है ना। क्यों बताता है? क्योंकि आपको पता नहीं था, तो आपने पूछा उससे कि भाई साहब ये क्या है, तो उसने बताया कि ये फ्रिज है, ये कूलर है। तो दोस्तों, इसी तरीके के वाक्य इंग्लिश में भी कहे जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन। पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके सामने हिंदी में कुछ एग्जाम्पल्स लूँगी और उसकी इंग्लिश आपको बताऊँगी, जो मैक्सिमम हिंदी करते वक्त, हिंदी से इंग्लिश करते वक्त हम गड़बड़ कर देते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, सपोज करो कि यह लड़की है। क्या बोला मैंने? यह लड़की है। अब आप जानते हैं कि यह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दिस, या शी भी बोल सकते हो। दिस भी बोल लो या लड़की के लिए शी भी बोल लो। तो दिस इज अ गर्ल भी सही है और शी इज अ गर्ल भी सही है। यहाँ तक क्लियर है? ये भी एक तरीके का इंट्रो ही है कि भैया शी इज अ गर्ल या दिस इज अ गर्ल। अब मैंने दूसरा वाक्य लिया। देखो दोस्तों, जैसे जैसे आपकी हिंदी बदलती जाएगी वैसे वैसे ही आपकी इंग्लिश भी बदलती जाएगी। अब मैंने हिंदी में सेंटेंस बोला है, देखो ध्यान से देखना, मैंने हिंदी में सेंटेंस बोला है कि मैंने यह लड़की है को क्या बोल दिया? यहाँ लड़की है। अब आप क्या करोगे? आई नो आप इसकी इंग्लिश यही लिखोगे, हियर इज अ गर्ल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं एक तीसरा एग्जाम्पल और लेती हूँ। मैंने कहा वहाँ लड़की है। वहाँ लड़की है। अब आप इसकी इंग्लिश क्या बोलोगे? देयर इज अ गर्ल, है ना? बोले मैम ये क्या बात हुई, इतने इजी इजी सेंटेंस है तो हमें ही आते थे, है ना? चलो अभी आपको पता चलेगा हम क्या करने की कोशिश कर। मैं एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ। मैंने कहा यह पेन है। अब इसकी क्या लिखोगे? जैसे आपने यहाँ बोला था ना दिस इज अ गर्ल या शी इज अ गर्ल, है ना? तो वैसे यहाँ पर क्या बोलोगे? यह पेन है, इट इज अ पेन। यही बोलोगे ना कि यह एक पेन है या यह एक मार्कर है, तो इट इज अ मार्कर। अच्छा, इट नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, दिस बोल लो, बात तो एक ही है। दिस इज अ पेन या दिस इज अ मार्कर। ठीक है,
तो है तो दोनों सही। जब वहाँ शी इज़ अ गर्ल सही है तो यहाँ इट सही है। तो आप जानते हैं नॉन लिविंग के लिए क्या यूज़ होता है, इट यूज़ होता है। और जिस तरीके से यहाँ दिस भी सही था, मैंने यहाँ पे भी दिस सही माना है, दिस इज़ अ पेन भी सही है और इट इज़ अ पेन भी सही है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने क्या कहा, इंग्लिश में भी इंट्रो दिया जाता है जैसे कि हिंदी में दिया जाता है। मान लो सामने पड़े हुए फ्रिज को देखकर आपको नहीं पता, आप बहुत छोटे हो, आपको नहीं पता कि इसे फ्रिज कहते हैं, और आपने अपनी मम्मी से पूछा मम्मी यह क्या है, और मम्मी ने जवाब दिया बेटा यह फ्रिज है। क्या बोला मम्मी ने, बेटा यह फ्रिज है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इट इज़ अ फ्रिज। तो मम्मी ने उस वस्तु का क्या दिया, इंट्रो दिया आपको। वो इंट्रो कहाँ से शुरू किया, इट से शुरू किया, और क्या बोला आपको, बेटा इट इज़ अ फ्रिज। श्योर, मम्मी ने आपको क्या कहा इंग्लिश में, इट इज़ अ फ्रिज। तो मम्मी ने सेंटेंस की शुरुआत किससे की, इट से। देखो दोस्तों, मम्मी फ्रिज से थोड़ा ना शुरुआत कर सकती है, फ्रिज से शुरुआत कर देगी तो फिर वो इंट्रोडक्शन कहाँ रहा, फिर तो आप ही को पता था कि वो फ्रिज है। आप फ्रिज का नाम फ्रिज बोलकर पूछोगे क्या, नहीं ना, आप तो यही पूछोगे ना मम्मी यह क्या है। तो मम्मी भी तो जवाब यह से ही शुरू करेगी। मम्मी क्या बोलेगी, बेटा ये जो है ना ये फ्रिज है। तो कुल मिलाकर मम्मी ने भी यह से ही स्टार्ट किया, और आपने भी ख़त्म कहाँ पे किया था, यह पे ही किया था। तो इंग्लिश में भी दोस्तों जब किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है और आप सामने वाले को उस चीज़ का इंट्रो दे रहे होते हो, तो इंग्लिश में इंट्रो दो वर्ड से दिया जाता है, इट से और एक देयर से। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि इंग्लिश में किसी भी चीज़ का इंट्रो किससे दिया जाता है, इट से या देयर से। मान लो ये मेरे हाथ में मार्कर है, तब तो मैं ये कहूँगी इट इज़ अ मार्कर। और मान लो ये मार्कर रखा हुआ है कहीं जगह पर, तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ देयर इज़ अ मार्कर, वहाँ एक मार्कर है, ले लो, है ना, ये भाई मार्कर है, उठा लो। तो इट और देयर से किसी भी चीज़ का क्या दिया जाता है इंग्लिश में, इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये इंट्रोडक्शन क्यों दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो आपने सामने वाले से उसके बारे में जानकारी ली थी, और इसीलिए उसने उसकी जानकारी आपको इट और देयर से शुरू कर बता दी। यहाँ तक की कहानी क्लियर है दोस्तों। जब आपने इट और देयर को इंट्रोडक्शन के लिए रखा है, क्या बोला मैंने, जब आपने इट और देयर को इंट्रोडक्शन के लिए रखा है, तो ध्यान से सुनना, ये इंट्रोडक्शन का इट और देयर पहली बात तो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत करता है। क्या बोला मैंने, ये जो इंट्रोडक्शन के लिए आपने इट और देयर का इस्तेमाल किया है, पहली बात तो ये सेंटेंस की शुरुआत करता है। और दूसरी बात, अगर ये सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है तो दोस्तों ये प्लेस के लिए यूज नहीं होगा। दोस्तों अगर इसी को आप प्लेस के लिए मान लो और इसी को इंट्रो के लिए मान लो, ये कैसे पॉसिबल है। जैसे कि गलती आपने यहाँ की, आपने क्या बोला, वहां लड़की है। अब इस सेंटेंस की शुरुआत आपने किसी की, देयर से, जबकि मैंने क्या कहा आपसे कि जब भी इट और देयर से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो वो तो इंट्रोडक्शन के लिए होगा ना। तो ये देयर तो इंट्रो के लिए आ गया कि देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है, कहाँ है, वहाँ है। इस सेंटेंस से तो सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है भाई। मान लो आप किसी जगह पर गए और वहां आपने देखा तो कौन थी, एक लड़की थी, तो देयर इज अ गर्ल। और कहाँ थी, वहां थी। तो ये जो जगह के लिए आपको वहां बोलना है ना, इसकी इंग्लिश के लिए भी आए नो आप देयर ही बोलोगे, लेकिन वो देयर कहाँ बोलोगे, सेंटेंस के पीछे। तो यानी सेंटेंस में भले ही दो बार देयर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज अ गर्ल देयर, मतलब एक लड़की है वहां। तो ये देयर तो किसके लिए आया है, इंट्रोडक्शन के लिए, और ये देयर किसके लिए आया है, जगह के लिए, क्योंकि आपने सेंटेंस में क्या बोला था, वहां। जैसे आपने बोला ना दिस इज अ गर्ल या शी इज अ गर्ल, अब मैंने कहा यहाँ एक लड़की है तो शी इज अ गर्ल नहीं, देयर इज अ गर्ल हियर, इधर एक लड़की है भाई। ऐसी ये गलती यहाँ पे भी की आपने, यहाँ लड़की है, पहले तो आपने इंट्रोडक्शन दिया कि भाई वो लड़की है, और फिर आपने जगह बताई कि यहाँ है वो लड़की, यहाँ। तो पहले तो आप इंट्रो बोलो कि देयर इज अ गर्ल, अब आप जगह बोलो हियर। तो दोस्तों आप प्लेस के लिए, ध्यान से सुनिएगा, आप प्लेस के लिए जो हियर और देयर का यूज करते हो वो सेंटेंस के
एंड में होता है। एक बार वापस बोल रही हूँ, आप सेंटेंस में प्लेस के लिए जो हियर और देयर का यूज़ करते हो वो सेंटेंस के एंड में किया जाता है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो इट और देयर आता है वो इंट्रो के लिए आता है। इतनी कहानी समझ आई? तो अगर आप सेंटेंस बोलते हो कि यह लड़की है या यहाँ लड़की है तो देयर इज़ अ गर्ल हियर, और अगर आपको ये बोलना है कि वहाँ लड़की है तो देयर इज़ अ गर्ल देयर। तो ये आप बोलने में भी सुधारें और लिखने में भी सुधारें, और ग्रामर में अगर इसकी एरर आती है तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो दो बातें आपको समझ आई। पहली बात तो इंग्लिश में इंट्रो का यूज़ होता है, इट और देयर से स्टार्ट होता है, और ये प्लेस के लिए यूज़ नहीं होता स्टार्टिंग में। अगर आपको प्लेस के लिए हियर और देयर का यूज़ करना है तो वो आप कहाँ करेंगे? सेंटेंस के पीछे करेंगे। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की। इसका दूसरा पहलू ये है, क्योंकि चैप्टर तो हम सब्जेक्ट वर्ब पढ़ रहे हैं ना, तो वर्ब कैसे लगाएंगे इट और देयर, क्योंकि हमेशा तो हम सब्जेक्ट को देख कर लगाते हैं। अब अगर मैंने ये बोला कि इट इज़ अ पेन, तो यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है पेन, वो तो मैं पीछे बोल रही हूँ। अगर मैं मेरा सब्जेक्ट पीछे बोल रही हूँ तो आज तक तो अपन ने कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पीछे देखा ही नहीं। हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग ही किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। और यहाँ तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे मिलेगी? इट या फिर देयर से, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये इट और जो देयर है ना, ये भी सब्जेक्ट का ही काम करता है, लेकिन ये पूरा सब्जेक्ट नहीं होता। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ दोस्तों, जब भी आप कपड़े की शॉप पर जाएंगे, किसी भी बड़ी शॉप पर, तो बाहर आपको पुतले नज़र आएंगे, और वो पुतले जो होते हैं वो ड्रेस पहने हुए रहते हैं, जिनको हम डमी कहते हैं, इंग्लिश में डमीज कहते हैं। तो वो डमी वो वहाँ क्यों रखते हैं और उन्हें कपड़े पहना के क्यों रखते हैं? ताकि आप उन कपड़ों को उन डमी के ऊपर देख करके ये एहसास कर सको कि ये कपड़े यदि आप खरीद के पहनोगे तो कैसे लगोगे, है ना। एक तरीके से वो ये मान लो कि उस कपड़े की जो है बताई जा रही है कि कैसे लगेगा पहनने के बाद, यही कह सकती हूँ ना मैं। तो कुल मिलाकर वो जो डमीज होती हैं वो उन कपड़े का फैशन शो ही कर रही है कि भैया आपने खरीदी और आपने पहने तो यू विल बी लुक लाइक दिस। तो दोस्तों क्या कहते हैं उनको? डमी। किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं वो? अल्टीमेटली आपको। डायरेक्टली नहीं कर रही है, इनडायरेक्टली कर रही है। तो वैसे ये जो इंट्रोडक्शन है ये किसको मतलब किसके लिए आ रहे हैं? सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं। तो एक्चुअली ये इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट के लिए क्या हुए? डमी हुए। जिस तरीके से वो पुतले हमारे लिए क्या हुए? डमी हुए, वैसे ये इट और देयर भी सब्जेक्ट के लिए क्या हुए? डमी। यानी कि ये पूरे सब्जेक्ट नहीं है, ये कैसे सब्जेक्ट हैं? डमी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट तो है, पर कैसे सब्जेक्ट है? पूरे सब्जेक्ट नहीं, आधा अधूरे सब्जेक्ट है। आधा अधूरे मतलब डमी सब्जेक्ट है। तो यानी है तो सब्जेक्ट ही ना, हम इनके अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगा सकते हैं। तो दोस्तों दो कहानी समझ में आई। पहली बात तो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन किससे शुरू होता है? इट और देयर से। दूसरी बात समझ आई कि अगर आपको इट और देयर या हियर स्थान के लिए यूज़ करना है, यानी कि प्लेस के लिए, तो वो हमेशा कहाँ यूज़ करोगे? सेंटेंस के पीछे। फिर तीसरी बात समझ आई कि ये इट और देयर भी क्या होते हैं? सब्जेक्ट ही होते हैं। लेकिन कैसे सब्जेक्ट होते हैं? डमी, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? मेन सब्जेक्ट को। अब बात कर लेते हैं इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बारे में। तो देखो दोस्तों, इट के लिए तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इट के साथ आपको कुछ भी याद नहीं रखना। इतना ध्यान रखो कि इट हमेशा, पहली बात तो निर्जीव के लिए आता है, सजीव के लिए नहीं आता है। दूसरी बात, इट हमेशा ही सिंगुलर होता है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इट हमेशा ही सिंगुलर होता है। जैसे कि कई बार क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा यह राम है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ इट इज राम। और अगर मैं ये बोलूँ ना इट डैश राम एंड सीता, अब क्या लगता है? राम और सीता को देख के लगता है दो जने हैं तो आर आ जाएगा, इट आर राम एंड सीता। नहीं दोस्तों, राम एंड सीता सब्जेक्ट कैसे हो गए? अगर ये सब्जेक्ट होते तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते ना। ये सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट तो कौन है? इट, जो कि किसका रोल अदा कर रहा है? डमी सब्जेक्ट का। और डमी सब्जेक्ट में इट हमेशा ही क्या होता है? सिंगुलर होता है।
तो अब भी इजी आएगा। तो चाहे आप इट इज़ राम बोल लो, चाहे आप इट इज़ राम एंड सीता बोल लो, चाहे आप इट इज़ अ पेन बोल लो, चाहे आप इट इज़ अ पेन एंड पेंसिल बोल लो, एक ही बात है। अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत इट से की है तो आप बाद में कितने भी सब्जेक्ट यूज़ कर लो, मेरे मतलब के नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर रहे। मेरे लिए सब्जेक्ट का रोल प्ले इट ही कर रहा है, वो तो डमी सब्जेक्ट है। और इट हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब देयर की बात कर लें दोस्तों, देयर जो है ना, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये देयर सिंगुलर भी होता है और ये देयर प्लूरल भी होता है ना दोस्तों। तो देयर, इट और देयर में से इट तो क्लियर है, क्योंकि वो तो हमेशा सिंगुलर होना है। ध्यान किसके बारे में रखना है, देयर के बारे में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये देयर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब ये सिंगुलर और प्लूरल क्यों होता है, देखो दोस्तों, जो देयर होता है ना, वो आप लिविंग के साथ भी यूज़ करते हो और नॉन लिविंग के साथ भी यूज़ करते हो। देखो इट की तो ये कहानी थी नहीं, क्योंकि इट तो आपको पता है कि आपने निर्जीव के साथ ही यूज़ करना है, इसलिए वहाँ तो आप बच के निकल गए। लेकिन दोस्तों अगर आप देयर का यूज़ कर रहे हो तो वो तो लिविंग के लिए भी है और नॉन लिविंग के लिए भी। तो दोस्तों हालांकि इतना टफ नहीं है देयर को जज करना। क्यों टफ नहीं है, क्योंकि देयर में जो नाउन आप जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो ना कि पीछे मिलेगा, यानी कि अल्टीमेटली जो आपके सेंटेंस में नाउन है उसी को ही देख के आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दूं, मैंने कहा देयर, आपको इज और आर में से चुनना है अ कार। तो दोस्तों कितनी, किसकी बात कर रहे हो आप, कार की बात कर रहे हो, और कितनी कार है, एक ही कार है, तो क्या आ जाएगा, इज। लेकिन अगर यही मैं ये लिखूं देयर और फिर वापस आपको इज और आर में से चुनना है, और मैंने अब यहाँ लिखा 5 कार्स, दोस्तों अब भी मैं बात तो किसकी कर रही हूँ, कार की ही कर रही हूँ, लेकिन अब कितनी कार की बात कर रही हूँ, 5 हो गई ना, 5 हो गई ना, आर। तो देयर में अल्टीमेटली आपको आपका नाउन जज करना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, है ना। मैं कहूँ देयर इज अ मार्कर, क्योंकि एक ही मार्कर है, लेकिन देयर आर 10 मार्कर्स, क्योंकि अब कितने मार्कर हैं, 10। और अगर इसी सेंटेंस को मैं इट से लिखती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज अ कार ही होता। कभी सुना है इट आर 5 कार्स, नहीं ना, फिर इट ही बोलना पड़ता और अ कार ही बोलना पड़ता, कार्स बोल देते तो देयर ही बोलना पड़ता। इज इट क्लियर और नॉट। तो इंट्रो के लिए इट और देयर आता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। इट हमेशा ही सिंगुलर होता है, देयर नाउन देख के जज करोगे, मतलब फील करना है। दूसरी बात, ये प्लेस के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, प्लेस के लिए इस्तेमाल करना है तो सेंटेंस के पीछे इस्तेमाल करो। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। ये सब्जेक्ट का रोल प्ले ही करते हैं, लेकिन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, डमी सब्जेक्ट होते हैं। इज इट क्लियर दोस्तों। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन का पार्ट, जो कई बार एग्जाम्स में अपेयर होता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं। सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है और आप जज ही नहीं कर पाते हो कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल। तो अब आपको समझ आ गया कि किसके अकॉर्डिंग आएगी, नाउन के अकॉर्डिंग। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं एक वर्ड की और करना चाहूँगी, जो फिर वापस ग्रामर में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और वो वर्ड क्या है दोस्तों, व्हाट। देखो दोस्तों, जब मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताया था ना, तब ये व्हाट थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया था। कि मैंने इसलिए अवॉइड किया था क्योंकि मैं अलग से इसे पढ़ाना ही चाहती थी, क्योंकि ये जो व्हाट है ग्रामर में दोस्तों, ये 3 तरीके से अपेयर होता है। कितने तरीके से दोस्तों, 3 तरीके से। और इसका पहला तरीका तो आप जानते हो, जो कि होता है क्वेश्चन की फॉर्म में, इंटैरोगेशन की फॉर्म में। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम। हालांकि दोस्तों ये इंटैरोगेशन है तो मैंने इन्वर्जन किया है। तो अगर व्हाट इंटैरोगेशन की फॉर्म में यूज होता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पर इन्वर्जन किया जाता है। और यदि दोस्तों अगर ये व्हाट क्वेश्चन के लिए नहीं है तो फिर इन्वर्जन भी नहीं होगा। मतलब एक ही सिंपल सेंटेंस में यूज हो जाएगा, लेकिन इन्वर्जन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे क्वेश्चन की फॉर्म में यूज ही नहीं किया।
इतनी बात समझ आई। तो दोस्तों व्हाट दो तरीके से यूज होता है, एक तो क्या क्वेश्चन के फॉर्म में, और एक किसके फॉर्म में, जब क्वेश्चन की तरीके से आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में उसे यूज कर रहे हो, और जब आप इस तरीके से यूज करोगे तो वहां इन्वर्जन नहीं होगा। दूसरी बात दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे मैं हाईलाइट ही कर रही हूँ, कि जब भी व्हाट से, मतलब इन दोनों पहलुओं में, जब भी व्हाट से, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, इस वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ, कि जब भी व्हाट से सेंटेंस की, जब भी व्हाट से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, जब भी व्हाट से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, तो व्हाट हमेशा दोस्तों सिंगुलर होता है, इट की तरह। लेकिन व्हाट क्या अल्टीमेटली पूरी ग्रामर में सिंगुलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज होता है। तो उसका पहला तरीका तो क्या है, एज एन इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन में इसकी कहानी अलग है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स भी बोल सकते हो, एंड व्हाट इज योर नेम। एक के लिए पूछूंगी तो सिंगुलर, और सभी के लिए पूछूंगी तो प्लूरल, लेकिन वो इंटेरोगेशन है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, जब अगेन आप व्हाट से सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हो, लेकिन इंटेरोगेशन की फॉर्म में नहीं। आपका सेंटेंस कैसा है, आपका सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव यानी कि पॉजिटिव है। उस फॉर्म में यदि आप सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट से कर रहे हो, तो पहली बात तो इन्वर्जन नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, और दूसरी बात क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट से हो रही है, तो वो हमेशा ही क्या होगी, सिंगुलर। और जो तीसरी प्लेस व्हाट की है जहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है, वो आता है सेंटेंस के बीच में। कहाँ आता है, सेंटेंस के बीच में। और दोस्तों जब भी व्हाट सेंटेंस के बीच में आएगा तो किसका काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का। तो कितनी जगह हो गई व्हाट की, 3 जगह। 2 जगह तो फर्स्ट प्लेस पे ही है, पहले तो इंटेरोगेशन के लिए और दूसरा असर्टिव सेंटेंस के लिए। अगर वो इंटेरोगेशन है तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर वो इंटेरोगेशन नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, और फिर भी आप शुरुआत किससे कर रहे हो, व्हाट से, तो पहली बात तो क्या ध्यान रखना है, इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही क्या होगी, सिंगुलर, क्योंकि व्हाट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। कब, जब वो सेंटेंस की स्टार्टिंग करे, और दूसरी बात इंटेरोगेशन नहीं हो। और व्हाट की तीसरी जगह कौन सी है, सेंटेंस के बीच में। और जब भी व्हाट सेंटेंस के बीच में आएगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। और दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई है किसके अकॉर्डिंग आती है। मैंने आपसे कहा था रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो भी नाउन लिखा है उस अकॉर्डिंग ही आपको आपकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की जगह कौन आएगा, व्हाट। इज इट क्लियर? तो जब भी सेंटेंस के बीच में व्हाट आएगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट करेगा। और तब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जस्ट इस व्हाट से पहले जो भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग। एक बार वापस दोस्तों मैं रिपीट करा देती हूँ, व्हाट कितने तरीके से यूज होता है दोस्तों, 3 तरीके से। पहला तरीका क्या, आप इससे क्वेश्चन बना रहे हो, इन्वर्जन कर रहे हो। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे या इन्वर्जन करोगे तो ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। इसकी दूसरी जगह कहाँ है, अगेन आप इसे फर्स्ट पोजीशन पर ही यूज कर रहे हो, लेकिन इस बार आप इसे इंटेरोगेशन की तरह यूज नहीं कर रहे हो, फिर भी सेंटेंस की स्टार्टिंग ही कर रहे हो। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये इन्वर्जन नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि ये जो व्हाट है ये हमेशा सिंगुलर होगा। इतनी कहानी समझ आई। और तीसरी स्पेस कौन सी है व्हाट की, कि ये सेंटेंस के बीच में आता है, सेंटेंस के एंड में कभी भी व्हाट नहीं आता है। तो जब भी ये सेंटेंस के बीच में आएगा तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। और हमने पढ़ा है कि रिलेटिव प्रोनाउन में हेल्पिंग वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन आता है उस अकॉर्डिंग की जाती है। तो दोस्तों मैंने 2 टॉपिक कवर किए यहाँ पे। एक तो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन का, जो कि आप देयर और इट से करते हो, वहाँ से आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है, सेंटेंस कैसे फ्रेमिंग होते हैं, वहाँ आपको सारी एरर्स पॉइंट वाइज ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करी है व्हाट के बारे में। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जहाँ से एग्जाम में कब एरर आ जाती है वोंट इवन बिलीव। तो ये सारी चीज़ें आपको सारे पहलू ध्यान रखने हैं।
इज़ इट क्लियर दोस्तों? वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और क्या इंग्लिश में चाहते हैं और आपको ये टॉपिक कैसा लगा। ओके, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।